जो उर्दू फारसी भाषा से आए हैं। ठीक है, इनको आगत शब्द कहते हैं, आगत। ठीक है, ये आ गए हैं। ठीक है, और हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है, तो परिभाषा है, उर्दू फारसी या अन्य भाषाओं के उपसर्गों का हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इन्हें विदेशी या आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। इस तरह के उपसर्ग उनके अर्थ और उनसे बनने वाले कुछ शब्द निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उर्दू और फारसी के उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो विदेशी भाषा से आए हैं। ठीक है, उर्दू फारसी से आए हैं। ठीक है, आगत में अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं, वो भी आए हैं, वो भी विदेशी भाषा में, लेकिन वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, उनको अलग से मैं समझाऊंगा। आज हम सिर्फ उर्दू फारसी के आगत उपसर्गों पर ही बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला उपसर्ग है कम। ठीक है, कम, जिसका अर्थ होता है थोड़ा। ठीक है, थोड़ा। यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं, कमतर, कमज़ोर, कम अकल, कम उम्र। ठीक है, ये जो कम उम्र है, ये कमज़ोर है, सभी को पता है कमज़ोर कौन होता है। ठीक है, कम अकल, ठीक है, जिसको कम ज्ञान होता है, कम उम्र, ठीक है, जिसकी उम्र छोटी होती है। ठीक है, इनका हिंदी अर्थ तो सभी को पता है बच्चों को, लेकिन कमतर जो है, कमतर जो यहाँ पे शब्द है, एक उदाहरण दिया हुआ है, इसका हिंदी अर्थ बच्चों को नहीं पता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैं उदाहरण ले रहा हूँ, कमतर, कम तर। ठीक है, उपसर्ग है इसमें कम। ठीक है, मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है यहाँ पर तर। क्या है? तर। ठीक है, तो ये कहता है कि जो कमतर शब्द है, इसमें से उपसर्ग निकाल दिया कम और मूल शब्द रह गया तर। ठीक है, कम का सभी ने पता है, बहुत कम या न्यूनतम। ठीक है, थोड़ा। लेकिन तर क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। तर होता है गीला। तर होता है, इसका हिंदी अर्थ है गीला। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि जब कम उपसर्ग है, ठीक है, ये तर मूल शब्द के आरंभ में लग जाएगा, आरंभ में यानी कि शुरू में। ठीक है, तो एक नए शब्द का निर्माण होगा कमतर। ठीक है, कमतर। ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ होता है कम तैरने वाला। ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ होता है कम तैरने वाला। ठीक है, जो हाँ, एक बात और बता दूं मैं, लेकिन ये सिर्फ हमारी देसी भाषा में है, कमतर कि कम तैरने वाला। ठीक है, लेकिन अगर इसका वास्तविक हिंदी अर्थ है तो वो होता है बहुत कम। बहुत कम। ठीक है, या न्यूनतम, ये इसका हिंदी अर्थ है, ये इसका ठीक रूप है। ठीक है, तो उदाहरण था कमतर, कम उपसर्ग हमने इसमें से निकाल दिया, मूल शब्द रह गया तर। ठीक है, और इन दोनों के मिलने से, उपसर्ग और मूल शब्द के मिलने से एक नए शब्द का निर्माण हो गया कमतर, जिसका हिंदी अर्थ होता है बहुत कम या न्यूनतम। ठीक है, तो आगे हम उपसर्ग पे चलते हैं। जो ये रह जाते हैं ना उपसर्ग, उदाहरण यहाँ पे, ठीक है, ये बच्चे कॉपी में अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है, इतने मुश्किल नहीं है ये, जो शब्द मुश्किल है वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर ये कहता है कि खुश उपसर्ग है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न। फिर यहाँ पे उदाहरण दे दिया, खुश दिल, खुश किस्मत, खुशबू, खुश मिजाज। ठीक है, ये बच्चे अपने आप ही कर लेंगे। फिर है गैर, जिसका अर्थ होता है बिना या रहित। गैर हाजिर, ठीक है, गैर ज़रूरी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। ठीक है, ये होता है गैर हाजिर कि मान लो कि हम अपनी कक्षा में गैर हाजिर हैं, आए नहीं थे। ठीक है, गैर कानूनी, कोई हम जैसे कि कोई अधिकारी है किसी महकमे में, ठीक है, वो कोई वो गलत काम करता है, उसे कहते हैं कि ये गैर कानूनी कार्य आप कर रहे हो। ठीक, गैर जिम्मेदार, जो अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होता। एक शब्द रह गया यहाँ पे, गैर ज़रूरी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से करवाता हूँ
कि गैर जरूरी एक शब्द है यहाँ पे, गैर जरूरी। ठीक है, इस गैर जरूरी, ये संपूर्ण शब्द है। ठीक है, इसमें से हम उपसर्ग निकालेंगे, गैर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये उपसर्ग है और मूल शब्द रह जाएगा जरूरी। यहाँ पे मूल शब्द रह जाएगा जरूरी। ठीक है, गैर उपसर्ग हमने निकाल लिया, जरूरी मूल शब्द रह गया। जरूरी का तुम्हें पता है आवश्यक होता है, क्या होता है, आवश्यक। ठीक है, लेकिन गैर जो उपसर्ग है जरूरी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाएगा तो एक नए शब्द का निर्माण हो जाएगा, गैर जरूरी, जिसका हिंदी अर्थ होता है अनावश्यक। अनावश्यक, अनावश्यक। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बच्चों को। तो फिर ये कहता है कि अगला उपसर्ग है दर। दर क्या होता है, में, दरअसल, दर हकीकत, दरमियान। ठीक है, एक शब्द हम यहाँ पे लेते हैं दरमियान। ठीक है, तो दरमियान जो शब्द है इसमें से दर उपसर्ग निकाल दो। ठीक है, और मूल शब्द रह जाएगा यहाँ पर मियान। क्या रह जाएगा, मियान। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दर तो होता है मैं, और मियान है, इसका हिंदी अर्थ होता है बीच का। ठीक है, मान लो कि ये एक रास्ता है। ठीक है, हम इसके मियान में खड़े हैं, मियान यानी कि बीच में। ठीक है, ये होता है मध्य भाग, बीच में। तो मियान क्या होता है, बीच का हिस्सा। ठीक है, जब दर उपसर्ग मियान शब्द में मिल जाएगा, इसके प्रारंभ में लग जाएगा, तो एक नए शब्द का निर्माण होगा दरमियान। और दरमियान शब्द का हिंदी अर्थ होता है बीच का या मध्य का ही। ठीक है, दोनों का ही एक ही अर्थ है। ठीक है, तो फिर आगे कहता है कि अगला उपसर्ग लेते हैं हम ना, जिसका हिंदी अर्थ होता है बिना, जिसे, ठीक है, बिना या नहीं। तो इसमें नालायक, आपको पता है नालायक कौन होता है, जो कार्य नहीं करते, नादान। ठीक है, नादान यानी कि कोई बच्चा है, छोटा कोई बच्चा, उसको कुछ पता नहीं होता। नाकारा, जिसको हम नकार देते हैं। नासमझ, जिसको समझ नहीं होती। ठीक है, नाजायज। ठीक है, नाजायज यानी कि किसी वस्तु का मान लेते हैं कि एक नमक की थैली है। ठीक है, उसका प्राइस, उसका रेट तो है 10 रुपये, और दुकानदार उसके नाजायज प्राइस ले रहा है। ठीक है, रेट ले रहा है 12 या 13 रुपये, तो ये होते हैं नाजायज। ठीक है, ये तुम बच्चे अपने आप ही कर लेंगे। फिर है अगला उपसर्ग है बै, ये होता है सहित। ठीक है, इसमें उदाहरण दिए हुए बदसूरत, बदसतूर, बनाम, बगैर, बदौलत, बखूबी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक शब्द लेते हैं बदसूरत। ठीक है, ये बदसूरत शब्द ले लिया। ठीक है, इसमें से हमने बद उपसर्ग निकाल दिया। ठीक है, बद उपसर्ग हमने इसमें से निकाल दिया। तो ये कहता है कि मूल शब्द बच गया है। मूल शब्द क्या बच गया है, सतूर। ठीक है, ये जो यहाँ पे सतूर जो नियम है, नहीं यहाँ पे बेटे ये दस्तूर रह जाएगा। ठीक है, दस्तूर रह जाएगा, सॉरी ये गलत हो गया। यहाँ पे लेता हूँ मैं, पेज पे बताता हूँ। शब्द है बदसतूर। ठीक है, तो कहता है कि बदस्तूर शब्द में से बै उपसर्ग निकाल दिया, ये निकाल दिया। ठीक है, और दस्तूर मूल शब्द रह गया। ठीक है, दस्तूर मूल शब्द रह गया। तो जो ये कह रहा है कि बदस्तूर में से बै उपसर्ग निकल गया है, दस्तूर मूल शब्द रहेगा। दस्तूर होता है जिसका हिंदी अर्थ है नियम। क्या होता है ये, नियम। ठीक है, नियम, जिसका हिंदी अर्थ होता है नियम। और जब इन दोनों के मिलने से बै उपसर्ग जब दस्तूर मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाएगा तो एक नए शब्द का निर्माण होगा बदस्तूर, जिसका हिंदी अर्थ होता है बुरा नियम।
जिसका हिंदी अर्थ होता है बुरा नियम। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम। अगला है बा, सहित या साथ। ठीक है, अगला उपसर्ग है बा, सहित या साथ। इसके उदाहरण दिए हुए हैं बावजूद, बाकायदा, बादब, बाइज्जत। ठीक है, बच्चे कर लेंगे ये अपने आप ही। फिर है बद, बद होता है बुरा, बदसूरत, बदचलन, बदगुमान, बदनाम, बदतमीज। ठीक है, बदतमीज, बच्चे अपने आप ही कर लेंगे इसको भी। फिर है यहाँ पे बर, जो होता है ऊपर या श्रेष्ठ। ठीक है, बर्दाश्त, बर्खास्त। एक शब्द यहाँ पे ले लेंगे हम बर्खास्त। ठीक है, बर्खास्त शब्द को ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये बर्खास्त शब्द यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये कहता है कि बर्खास्त में से बर उपसर्ग निकाल दो, ये निकाल दिया बर उपसर्ग। फिर मूल शब्द रह गया है इसमें खास्त। ठीक है, ये यहाँ पे मिले होते हैं। ठीक है, दोनों की जो नीचे का चिन्ह मिले होता है, जो खै का दिखता है ये। ठीक है, तो ये कहता है कि बर्खास्त में से बर उपसर्ग निकाल दिया है, खास्त मूल शब्द रह गया। ठीक है, खास्त जो मूल शब्द है इसका हिंदी अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। खास्त क्या होता है? कोई विशेष व्यक्ति, ठीक है, या कोई विशेष रंग जो हमारे लिए खास है। ठीक है, जो हमारा पसंद मनपसंद होता है उसको हम क्या कहते हैं? ये तो हमारे लिए खास है। ठीक है, ये होता है खास। और बर्खास्त होता है जिसका हिंदी अर्थ होता है समाप्त कर देना या हटा देना। ठीक है, बर्खास्त क्या होता है कि मान लो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो उसकी ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, समझ गए? तो फिर आगे है उपसर्ग बे, बिना, बेईमान, बेशरम, बेरहम, बेपर्दा, बेपनाह, बेवफा। ठीक है बच्चे, ये अपने आप ही कर लेंगे। फिर है ला, ला का अर्थ होता है रहित या बिना। लापरवाह, लावारिस, लाइलाज, लापता, ये भी बच्चे अपने आप कर लेंगे। सर उपसर्ग है सर, श्रेष्ठ या मुख्य। सरपंच, सरताज, सरकार, सरहद, ये भी बच्चे अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है, फिर अगला है हम का हिंदी अर्थ होता है साथ या समान। हम सफ़र, हमदम, हराम, हमजोली, हम उम्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमजोली शब्द को ले लो। हमजोली क्या होता है? हमजोली का हिंदी अर्थ होता है जोड़ी या साथी। ठीक है, हमजोली क्या होता है? जोड़ी या साथी। ठीक है, और इसमें से हमजोली में से हम उपसर्ग निकाल दो। ठीक है, हम उपसर्ग के हम करें, हम होता है जिसका हिंदी अर्थ है साथ या समान। ठीक है, तो यहाँ पे हमजोली क्या होता है? साथ या संगी या जोड़ी। ठीक है, तो हम उपसर्ग निकाल दिया तो मूल शब्द जोली रह गया। तो जोली क्या होता है? जोली होता है रस्सी या जोड़ी। ठीक है, रस्सी या जोड़ी। ठीक है, मान लो कि एक खाट है हमारी, खटिया है। ठीक है, उसके दोनों तरफ क्या होती हैं? जोड़ी कसी हुई होती है और बीच में बैठने का स्थान होता है, उसको भी हम जोली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है बिला, बिला होती है बिना, बिला वजह, बिला कारण, बिला शर्त। ठीक है, ये बच्चे आसानी से कर लेंगे अपने आप ही। फिर है नीम, नीम का हिंदी अर्थ होता है आधा। नीम हकीम, नीम पागल, नीम होश। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीम हकीम को लेते हैं। ठीक है, नीम हकीम में से नीम उपसर्ग अलग अलग निकाल लेते हैं। तो हकीम मूल शब्द रह गया। हकीम का हिंदी अर्थ होता है कम ज्ञानी, जिसको कम ज्ञान होता है। ठीक है, हकीम का हिंदी अर्थ है, जो ये नीम हकीम है, पूरे शब्द का हिंदी अर्थ है नीम हकीम होता है कम ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, जिसको कम ज्ञान होता है। और जब नीम हकीम में से नीम उपसर्ग बाहर निकाल देंगे तो मूल शब्द हकीम रह जाएगा, जिसका हिंदी अर्थ होता है आचार्य या ज्ञानी। ठीक है, अगला उपसर्ग है एन। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ हो गया ठीक, एन वक्त, एन मौका। बच्चे इसको भी अपने आप ही कर लेंगे। फिर है अल होता है निश्चित। ठीक है, अलबत्ता, अलमस्त, अलबेला, अलस सुबह।
ठीक है। तो ये अलबत्ता यहाँ पे शब्द ले लेते हैं हम। अलबत्ता में से अल उपसर्ग निकाल दो तो बता, यहाँ पर बत्ता, यहाँ पर मूल शब्द रह गया, जिसका हिंदी अर्थ होता है बात या विचार करना। और जब अल उपसर्ग बत्ता मूल शब्द में जोड़ देंगे, उसके प्रारंभ में लगा देंगे, तो अलबत्ता शब्द का निर्माण होता है। अलबत्ता जिसका हिंदी अर्थ होता है निसंदेह। निसंदेह यानी कि बेशक, ठीक है, निसंदेह या बेशक किसी काम का होना। ठीक है, मान लो कि ये है कि निसंदेह मैं इस काम को आसानी से कर लूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम अंग्रेजी के उपसर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, और जो ये यहाँ पर बसते हैं उपसर्ग जितने मैंने करवाए, इनमें से मैंने कई उपसर्ग करवाए हैं, कई नहीं करवाए, लेकिन जो भी मैंने करवाए हैं या नहीं करवाए, या जो मैंने करवाए हैं उनसे अलग जो बचते हैं वो बच्चे कॉपी में राइट कर लेंगे। ठीक है, आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।